Hello everyone, my name is Dedipya Adhikari and today I'm starting this YouTube channel. So I was a NEET aspirant. मैंने 2023 का जो NEET है वो दिया था एंड उसके जो रिज़ल्ट्स है वो आए हुए 2 दिन हो गए एंड मैंने सोचा था कि रिज़ल्ट्स आएंगे उसके जस्ट बाद ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अपना YouTube चैनल शुरू करना था। बट थोड़ा सा लेज़ी काइंड ऑफ बंदा हूँ मैं, सो अभी नहीं, बाद में ऐसे करके टालते टालते मैं बनाया नहीं। सो अभी मैं सोचा कि नहीं, फाइनली आई हैव टू मेक द वीडियो। सो हेयर आई एम मेकिंग माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। सो नीट 2023 जो है मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था एंड फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने नीट 2022 को दिया था विथ माई 12th। तो उतना अच्छा मार्क्स आया नहीं था, मेरे 452 मार्क्स बने थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। क्योंकि मैं सीरियस नहीं था, एक्चुअली बहुत कुछ और चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी, सो प्रिपरेशन उतना अच्छे से मैंने किया नहीं था। बट देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप एंड मैं आकाश इंस्टीट्यूट में भर्ती हुआ एंड फिर मैंने पढ़ाई करी और नीट 2023 दिया मैंने। नीट 2023 के रिज़ल्ट्स आए और मैंने रिज़ल्ट्स चेक किया एंड आई मीन डूड, रिज़ल्ट्स मार्क्स देख के मुझे जितनी खुशी हुई ना, रैंक देख के मुझे उतना ही रोना आ गया। तो इस बार रैंक में बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका है क्योंकि ऑब्वियसली एक तो तुम्हारे 21 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, प्लस वो लास्ट मिनट में तुम्हारे वो +5 वाला जो इंसिडेंट हुआ हीलियम वाले क्वेश्चन के साथ, प्लस बायोलॉजी में वो एक बायोटेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ गए, फिर फिज़िक्स में सबको बोनस दिया गया, डबल ऑप्शंस कर दिए गए। इन सब कारणों की वजह से ओवरऑल इंडिया में काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो पहले कम मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके मार्क्स बढ़ गए ओवरऑल, और जिनके पहले से बढ़े हुए थे उनके और ज़्यादा बढ़ गए। तो इस चक्कर में टोटल ओवरऑल जो रैंक का रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। और इंक्रीज़ हुआ तो हुआ, आप फिर भी एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रैंक बढ़ेगा तो 2000-3000 रैंक बढ़ जाएगा, बट स्ट्रेट अवे रैंक 10,000 बढ़ गया, 8,000 रैंक का इंक्रीमेंट, इट्स जस्ट अनइमेजिनेबल, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये चीज़। रिजल्ट्स देख के आई वॉज रियली शॉक्ड, बट इट्स ओके। मेरा रैंक जो है वो अराउंड 26,903 ऐसा कुछ है मेरा रैंक। आप जो है वो मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। एंड बात करें अगर काउंसलिंग वगैरह की, तो आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यहाँ का कट ऑफ जो है वो नॉर्मली तो लो रहता है, और इस बार जो यूट्यूब में रिज़ल्ट्स आने से पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे, वो समथिंग अराउंड 580 के आसपास प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जनरल का कट ऑफ इस बार 580 के आसपास रहेगा। बट आफ्टर द रिजल्ट्स हैव कम, आई डोंट थिंक कि 580 के आसपास रहेगा, बहुत कम हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो। अराउंड समवेयर अराउंड 593 to 598 के आसपास शायद इस बार कट ऑफ जाएगा। एंड मेरे मार्क्स जो है वो 604 है। आई थिंक कि दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉलेज, चाहे वो नया ही हो। जो लोग वेस्ट बंगाल से है ये वीडियो वो देखेंगे बाद में, उन लोग को पता होगा कि मैं किस तरह के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। जैसे कि कुछ कॉलेजेस है मालदा, मुर्शिदाबाद, वो सब आई वाज एक्सपेक्टिंग अर्लियर कि शायद वो सब मिल जाए, बट आई डोंट थिंक कि अभी वो सब मिलने के चांसेस है। आई एम एक्सपेक्टिंग रायगंज, रामपुर हाट, कूच बिहार, ये सब कॉलेजेस आई एम एक्सपेक्टिंग। बट इन कॉलेजेस से भी मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस है नहीं। बट इस चीज़ के बारे में शेयर हो कि जो नए कॉलेजेस बिल्ड हुए, जैसे कि जो तामलुक में कॉलेज है, फिर शरद चंद्र सेन करके एक कॉलेज है, प्रफुल्ल चंद्र सेन करके एक कॉलेज है। आई एम सॉरी अगर मैंने नाम गलत बोल दिया हो, नाम मुझे याद नहीं, बट एक कॉलेज जो है वो उलूबेड़िया में है, एक आरामबाग में है, कैलकाटा के आसपास के रीजन्स में। इन कॉलेजेस में आई गेस फॉर श्योर मेरा एडमिशन हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर द काउंसलिंग टू बिगिन। और एक बात जो है वो इस बार समझ नहीं आ रहा कि इस बार कॉमन काउंसलिंग होगा या नॉर्मल काउंसलिंग होगा। कई जगह कह रहे कि होगा, कई जगह कह रहे कि नहीं, उसको सेटअप करने में टाइम लगेगा, कॉमन काउंसलिंग के लिए एक बॉडी अपॉइंट की जाएगी। जो कॉमन काउंसलिंग है वो मोस्टली 2024 से शुरू होने वाला है, बट कई जगह ये भी कह रहे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि कॉमन काउंसलिंग जो है 2023 से शुरू हो जाएगा। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द होल प्रोसेस। इतना पता है कि अब 100% सीट्स के लिए NMC काउंसलिंग कंडक्ट करने वाली है, बट उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, वो सब का अभी कोई आइडिया नहीं है।
वो मतलब काउंसलिंग गाइडलाइंस जब निकालेगा एनएमसी, तब पता चलेगा कि एक्चुअली में मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस चीज़ का। अभी जैसे रिजल्ट्स भी आ गए हैं, सो मेरे पास काफ़ी खाली टाइम पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे ही मैं बैठा हुआ हूँ। तो मैं अभी नॉर्मली WBMCC के वेबसाइट्स में जा के सब PDF वगैरह चेक करते रहता हूँ कि पिछले 2022 का मतलब क्या रिकॉर्ड रहा है। उससे मुझे इस साल का कुछ तो एनालिसिस मिलेगा, क्योंकि शायद रैंक में फ़र्क आए बट अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो तो सेम ही है। तो अगर आपका रैंक उस रेंज में आ रहा है जितने की सीट्स एकोमोडेट कर सकते हैं इंडिया में, तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई कॉलेज तो हो ही जाना है, क्योंकि सीट खाली तो रहेगा नहीं अल्टीमेटली। सो उस हिसाब से मैं देख रहा था कि मतलब इस मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल मत देखो कुछ भी कि अगर आपको इतने मार्क्स आए तो आपके इस कॉलेज में जाने के चांसेस है, क्योंकि मार्क्स मैटर करता नहीं, आपके रैंक को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सो आपके जो भी आपका रैंक आ रहा है, आप उस हिसाब से देखो कि आपका क्या कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो मैं भी देख रहा था, कुछ PDFs वगैरह मैंने डाउनलोड करे थे। सो वन ऑफ द PDF अमंग देम वाज अबाउट द फाइनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट, जहाँ पे कि टोटल राउंड 1 से लेके मॉप अप तक क्या क्या किस किस को कैसा कैसा सीट मिला, उस चीज़ का एक लिस्ट दिया गया था। PDF जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर और आप देख सकते हो। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ उस PDF की कि उस PDF में था क्या, उस PDF में बेसिकली जो है एक आपका दिखाया हुआ है कि किस किस ने जो है अपने राउंड 1 के कॉलेजेस को ही चूज़ किया है अल्टीमेटली। मतलब जो राउंड 1 होता है आपका, उसमें जो आप कॉलेज चूज़ करते हो और फिर आप उसको सब्सिक्वेंट राउंड्स में चैलेंज नहीं करते हो, तो आपका वही कॉलेज जो है रिटेन हो जाता है, परमानेंट आपको वही अलॉट हो जाता है। और कोई कोई है जो राउंड 2 में नए कॉलेजेस के लिए चूज़ करता है, कोई कोई है जो मॉपअप में नए कॉलेजेस के लिए चूज़ करता है। तो उनको मतलब अब राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिल रहा है वो आपका परमानेंट है और उसमें आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा है। बट राउंड 2 और मॉपअप में कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और वो जाहिर है उस लिस्ट से, जब आप वो लिस्ट देखते हो तो आपको पता चलता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है राउंड 1 में उनको जो कॉलेज मिला था वही उनका अलॉटेड कॉलेज हो गया है। बट राउंड 2 और मॉपअप राउंड के कॉलेजेस अलॉटमेंट बहुत कम है, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेंगे कि राउंड 2 में किसी को फलना ढिम का कॉलेज मिला है। ऐसा नहीं है कि मतलब कॉलेज मिलता ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कल WBMCC के वेबसाइट से वो मैंने लिस्ट जब डाउनलोड किया, तब मतलब जो लोग वेस्ट बंगाल से उनको पता होगा कि मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मतलब बर्दवान मेडिकल कॉलेज है ना, JNM कल्याणी, ऐसे कॉलेजेस जो कि बहुत रेप्यूटेड कॉलेजेस है बंगाल में, वो सब कॉलेजेस 31,000 रैंक्स पे भी अलॉट हुए हैं मॉपअप राउंड से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉलेज अलॉट होते नहीं, होते हैं बट बहुत रेयर चांसेस में होते हैं। मतलब करीब 100 बच्चों के नाम के बाद एक मॉपअप का आपको वहाँ दिखेगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो चांस काफ़ी रेयर है और काफ़ी रिस्की है, क्योंकि मॉपअप तक आने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड के कॉलेजेस छोड़ देने होते हैं। और मॉपअप पे इन केस आपको कहीं मिलता नहीं है तो फिर इट्स अ गॉन केस फॉर यू। फिर आप ना इधर के रह गए ना उधर के, फिर आपको ड्रॉप ही देना पड़ेगा अल्टीमेटली, या फिर आप किसी और लाइन में जाना चाहे तो जा सकते हैं। इसीलिए राउंड 1 के जो कॉलेजेस है उन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था कि वो किस किस रैंक पे अलॉट हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा काम का डेटा है। पिछले साल आई वॉज लुकिंग एट द डेटा कि किस रैंक पे क्या कॉलेज अलॉट हुआ था। उधर मैंने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 27,000, 28,000, 29,000 इस रैंक में भी, मतलब 27,000 28,000 के बीच में भी कई सारे रैंक्स होते हैं ना, जैसे कि 27,405, 27,680, ऐसे ऐसे रैंक्स पे रायगंज, रामपुर हाट, ये सब जो कॉलेजेस है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली अलॉटेड हुए हैं। तो एक चीज़ जो दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि कॉलेजेस के जो रैंक है ना वो चेंज नहीं होते। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि कॉलेज जो है, क्योंकि बंगाल में तो कॉलेजेस उतने ही हैं, फिक्स नंबर ऑफ़ कॉलेजेस है, तो लगभग अगर MC के जो है वो 2000 रैंक पे खुलना शुरू हो रहा है, तो वो लगभग हर साल 19-20 थोड़ा होता है, बट ऑलमोस्ट उसी के आसपास रैंक पे वो हर बार खुलता है। और अगर लगभग वो 5,000 4,000 रैंक में बंद होता है तो उसी रैंक पे हर बार बंद हो जाता है। उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते अल्टीनल की बहुत ड्रास्टिक कोई कुछ क्राइटेरिया हो जाए, उसके अलावा वो कांस्टेंट रहता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मेरे जैसे स्टूडेंट जिनके ऐसे रैंक पे अभी खड़े हैं, जैसे 26,000 27,000, मैं उनके लिए देख रहा था अप्रॉक्सीमेटली रायगंज, रामपुर हाट, ऐसे जो कॉलेजेस है
वो मिलने के चांसेस है। वो पिछले बार इस रैंक पे वो वहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली बच्चों ने एडमिशन लिया, वो भी राउंड 1 में, ऐसा नहीं कि बाद में सेकेंड राउंड में मिला। राउंड 1 में जितने जितने भी मिले सब मोस्टली राउंड 1 में ही अलॉटेड हो गए थे। उसके अलावा एक कॉलेज है देवेन महातो जो कि पुरुलिया में है, वो भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली करीब करीब 29,000 30,000 के रैंक पे भी अपॉइंट हुआ है। और उसके अलावा कूच बिहार का जो कॉलेज है महाराजा जितेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, वो वाला जो कॉलेज है वो भी 30,000 31,000 के रैंक पे अलॉट हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो पीडीएफ, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप उस पीडीएफ के थ्रू एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल समझ आ जाएगा कि यूआर कैटेगरी से राउंड 1 में कौन सा कॉलेज किस रैंक पे मिला है, और आपको वहाँ पे सब मिलेगा। जैसे नॉट ओनली मेरे रैंक के अराउंड आपके, अगर आपका जो रैंक है अगर अच्छा आ रहा है, जैसे कि आपका रैंक अगर 4,000 या 10,000 के अंदर भी है, तो भी आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है इस बार आप एक प्रेडिक्शन लगा सकते हो। अल्टीमेटली तो जो भी है वो जो हमारे काउंसलिंग बॉडीज़ है उनके हाथ में है, या मैं ऐसा कहूँ कि इस बार वेस्ट बंगाल से जितने बच्चे हैं उस हिसाब से आपका स्टेट रैंक डिसाइड होगा अल्टीमेटली। तो अभी आप जो कर सकते हो आपसे प्रेडिक्ट ही कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये कोई कंफर्म डेटा है, बट जस्ट बिकॉज ये एक दिमाग में बात है कि कॉलेज जो अपना रैंक है वो फिक्स रखती है, स्टूडेंट्स के रैंक इधर उधर होते हैं। सो उस हिसाब से मैं देखूँ तो 604 में, अगर शायद मैं पिछले साल 604 में सेलेक्ट होता तो शायद मेरे को ईएसआई जोका में जो कॉलेज है वो मिल जाता। बट अभी सिचुएशन ऐसी मतलब बदल गई है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा नया कॉलेज ही सही उसमें मेरा हो जाएगा। बाकी अगर आप नए कॉलेजेस की बात करो, जैसे कि जो आरामबाग में है, या जो फिर उलूबेरिया में है, या फिर झारग्राम जलपाईगुड़ी, या फिर तामलुक, ये सब मेडिकल कॉलेजेस की बात करो तो ये सब तो बहुत पीछे के रैंक में खुले थे पिछले साल। तो इस साल मेरे को शायद वो सब कॉलेज तो डेफिनेटली मिल जाएगा। सो अब देखते हैं कि जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तब रियलिटी पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या सीन है नहीं है। सो अब इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं खींचूँगा क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो लेट्स कीप इट शॉर्ट, क्योंकि इसके बाद भी मैं और कई कई सारी चीज़ें डालने वाला हूँ। इस एक महीने में जब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होता मैं और भी कई एक्टिविटीज़ करने वाला हूँ। सो आई विल बी पोस्टिंग ऑन दिस चैनल ताकि आप लोग को पता चले। एंड काउंसलिंग जब होगा तब भी हम शायद साथ ही कम्युनिकेट करेंगे इस कैमरा के थ्रू से, है ना, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है वो मेरे रेंज में मार्क्स अगर स्कोर कर रहे हैं तो मतलब जैसे मैंने कहा पहले भी, कट ऑफ अगर 593 टू 598 जा रहा है, तो अगर आप उस रेंज में स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कॉलेज मिलने के चांसेस है। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, आपके पास डोमिसाइल है, तो डेफिनेटली, मैं प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं ऑल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल इंडिया में तो शायद 610 प्लस अब कट ऑफ जाएगा इस बार, बट वेस्ट बंगाल से अगर आप है तो करीब करीब आप इस रेंज में मार्क्स ला रहे हैं तो आप कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली काउंसलिंग में भी हम जुड़े रहेंगे। काउंसलिंग के वक्त भी मेरे लिए भी सब नया होगा, आपके लिए भी सब नया होगा। सो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, और कॉमन काउंसलिंग होता है या नहीं होता है। सो विल सी अबाउट दैट। बाकी एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे जो चाचा जी हैं वो एक डॉक्टर है, और उन्होंने किसी ज़माने में वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन क्लियर करा था। पहले नीट नहीं होता था, पहले वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू से मेडिकल का सिलेक्शन होता था। एंड मेरे चाचा जी जो है उन्होंने उस ज़माने में वो एग्ज़ाम क्लियर करा था, और उन्होंने कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस करी थी। उसके बाद अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो उन्होंने एसएसकेएम हॉस्पिटल से करा था। सो वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उनको पता होगा इन कॉलेजेस के बारे में, काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेजेस है ये कलकत्ता के अंदर। एंड वो एक अभी ईएनटी स्पेशलिस्ट है। सो उनको मैंने काफ़ी एडमायर किया अपने लाइफ में, क्योंकि मतलब पहले आई यूज्ड टू जस्ट रिस्पेक्ट हिम, बट जब से मैंने मेडिकल लाइन में आने का मतलब सपना देखा, मैंने सोचा कि मैं इस लाइन में जाऊंगा, तब से आई स्टार्टेड रियली एडमायरिंग हिम। उनको मैंने अपना आइडल की तरह माना है, क्योंकि मेरा भी सपना था कि मैं उनके जैसा बनूंगा। सो रिज़ल्ट आया, उसके बाद मैंने तुरंत उनको कॉल किया, मैंने बताया कि ये मार्क्स है। थोड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है अपने आप से कि इतना रैंक आएगा, अच्छा होगा। अब जब वो नहीं आया तो थोड़ा सा दुख तो हुआ ही, बट चाचा जी ने तब एक बात कही मेरे से कि देखो, जो तुम पा रहे हो, जो तुमको मिला है इस बार, वो भी काफ़ी बच्चों का सपना ही है। वो भी काफ़ी बच्चे जो इस बार वो नहीं ला पाए, शायद वो भी सोच रहे होंगे कि अगर मुझे इतना भी मिल जाता तो शायद मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चला जाता इस साल। सो जिन लोग को भी ऐसे ऐसे बॉर्डर लाइन मार्क्स पे लाइन मतलब मार्क्स आ रहे हैं, जिन लोग को भी
जो लोग भी सोच रहे कि हमें तो नया कॉलेज मिल रहा है, काश कुछ अच्छा मिल जाता, ये वो, देखो सब गवर्नमेंट कॉलेजेस सेम ही होते हैं, ठीक है। जस्ट जो स्टूडेंट क्वालिटी है वो मैटर करता है। बाकी टीचर्स हर जगह वही रहेंगे, फैकल्टी वही रहेगी, किताबें वही रहेंगी। बस अब एक खबर है कि मालदा मेडिकल कॉलेज से इस बार पीजी में किसी ने बहुत अच्छा रैंक कर दिया। सो मालदा मेडिकल कॉलेजेस तो एनआईआरएफ रैंकिंग में कितना पीछे आता है वेस्ट बंगाल में, बट फिर भी स्टूडेंट क्वालिटी अच्छा है, इसीलिए ना वो जो कॉलेज है वो प्रोग्रेस कर रहा है। डेफिनेटली स्टूडेंट क्वालिटी मैटर करता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि तुम्हारी जो हार्डवर्क है वो मैटर करेगी। आज एम्स अपनी जगह है क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो अच्छा करते हैं, वो हार्ड वर्किंग है। वहाँ पे सब इंडिया के टॉप नॉच बच्चे जाते हैं जिनका दिमाग बहुत अच्छा है, इसीलिए आज एम्स जो है उन्हीं की वजह से है। सो डेफिनेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ नॉट गिविंग एन एक्सक्यूज़ कि मेरे कम है सो आई एम ट्राइंग टू गिव एन एक्सक्यूज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस कह रहा हूँ कि जो बच्चे निराश है, जो बच्चों को दुख है इस बात का कि वो शायद थोड़ा और बेहतर कर सकते थे, देखो तुमने अपनी तरफ से हार्डवर्क किया, मैंने अपनी तरफ से हार्डवर्क किया, बट अभी क्या कर सकते हैं। अभी कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होती है जो अचानक से हो जाती है, तुमको समझ नहीं आता कि कैसे क्या करें, बट इट्स ओके। जो अभी तुम एक कॉलेज में जाओ, अपनी एक नई लाइफ शुरू करो, एमबीबीएस पढ़ो, काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तुम्हारा वाइट कोट और स्थैथो का सपना तो अभी पूरा हो रहा है। तुमको सारी वो चीज़ें करने को मिलेंगी जो तुमने कभी सोची थी कि तुम करोगे। सो डेफिनेटली मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मेरे को अभी एक नया चीज़ जो है करने को मिलेगा, एक नई लाइन में जाने को मिलेगा। सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। इसके अलावा और कुछ मेरे दिमाग में भी चल नहीं रहा है। काफ़ी लोग काफ़ी सारी बातें कहेंगे, रिलेटिव्स एंड ऑल कॉल कर रहे हैं, काफ़ी बातें कह रहे हैं, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो सकता है। बट मेरे पापा ने एक बात कही थी कि नेवर फॉरगेट कि तुम मतलब क्या करके तुमने ये चीज़ पाई है ना। तुमको ही पता है कि तुमने कितनी मेहनत करी है, तुमने कितनी रातें जागे होंगे, है ना, तुमने कितना रोया होगा इस चीज़ को पाने के लिए। अभी तुम्हारे हाथ में ये चीज़ है, तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन है, तुम्हारे हाथ में एक प्रोबेबिलिटी है कि तुमको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। सो जस्ट लिव दिस थिंग, है ना। अभी किसी और की बातों पे ध्यान मत दो, बस ये रिमाइंड करो कि वो डेज़ याद करो जब तुम कभी सिर्फ सोचते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अभी जब तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, सो जस्ट एन्जॉय दिस मोमेंट, एंड बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। तुम्हारा फिर एक चांस आएगा नीट पीजी में। ये 5 साढ़े 5 साल बहुत हार्ड वर्क करो नीट पीजी में, फिर एक कोई अच्छा कॉलेज मिलने का तुमको चांस आएगा, तब दिखा देना सबको। बट अभी डीमोटिवेट होके इस टाइम को ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग तो था नहीं, वीडियो था, बट इट्स ओके, मैं व्लॉग्स भी लाऊंगा। अभी तो मैंने जैसे कहा कि बहुत कुछ होना बाकी है, तो जस्ट फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आएंगी। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन। सो बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।